हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का जो वीडियो दैट इज इन कंप्लीट रिवीजन वीडियो ऑफ आइडियल गेस। ये चैप्टर नीट एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट एंड जेईई मेंस में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से आना। तो इस टॉपिक पे अपन क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहला जो है प्रेशर मेजरिंग ड्यू टू लिक्विड कॉलम अपन पढ़ेंगे, फिर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जानेंगे, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। फिर अपन जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो गैस लॉ में हम यूज करेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर। फिर हम लोग डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट को जानेंगे। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को भी लेते रहूंगा। सो माय नेम इज आदित्य नारायण एंड यू आर वाचिंग सिनर्जी केमिस्ट्री चैनल। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो अपना पहला टॉपिक है दैट इज प्रेशर मेजरमेंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर मेजरमेंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम में अपने पास दो केसेस बन सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है अगर वेसल अपना क्लोज हो, दूसरा क्या हो सकता है अगर अपना वेसल ओपन हो। तो पहले अपन क्लोज वेसल के बारे में जानते हैं। वेसल क्लोज होने का क्या मतलब है। सपोज ये वेसल है, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, और इस लिक्विड का डेंसिटी D है, ठीक है, इसका हाइट h है, और ये क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है, बाहर से बिल्कुल ये क्लोज्ड है, पैक्ड है, ठीक है। पैक्ड होने का क्या मतलब है, बाहर से कोई भी प्रेशर इस पे नहीं लग रहा होगा। अगर अपने को इस एंड पॉइंट पे प्रेशर निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा होगा। जो भी प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा वो ओनली ड्यू टू लिक्विड कॉलम ही लग रहा होगा। तो लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा वो होता है HdG, और ये H क्या होता है, दैट इज एन वर्टिकल हाइट, दैट इज एन वर्टिकल हाइट। यहाँ पे D क्या होता है, D इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, G क्या होता है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, राइट। सेकंड जो अपना दैट इज एन ओपन वेसल। ओपन वेसल में जैसे सपोज ये है, ठीक है, ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, इसका हाइट h है, ठीक है, ये लिक्विड का डेंसिटी D है। अगर अपने को एकदम लास्ट पॉइंट पे अगर मेरे को प्रेशर निकालना है, तो ये प्रेशर क्या हो जाए, क्योंकि ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, तो यहाँ पे क्या P-ATM लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे P-ATM लग रहा होगा प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, तो P इज इक्वल टू P-ATM प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, इसके कारण क्या हो जाएगा HdG, और H यहाँ पे वर्टिकल हाइट जो कि अपने को गिवन है। तो ओपन वेसल में क्या होता है कि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है अपन उसको भी अपने को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर टिल्टेड मेरे को आ गया, सपोज ऐसा कुछ टिल्ट है, ठीक है, इसमें लिक्विड कॉलम अपना भरा हुआ है। अगर अपना लिक्विड कॉलम इसमें भरा हुआ है, ये लिक्विड फिल किया हुआ है इसमें, ठीक है, और इसका डेंसिटी है D। अब ये जो हाइट है ना, ये हाइट अपने को h दिया हुआ है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे मुझे प्रेशर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा हो, क्योंकि ये ओपन है तो P-ATM लग रहा होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर P-ATM प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, ठीक है, मतलब ये लिक्विड के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। वो प्रेशर क्या होना चाहिए, क्या ये हाइट h लेंगे, जी नहीं है, मैंने हाइट क्या बोला था, वर्टिकल हाइट लेना है। तो वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगा, ये h, ये थीटा, परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा h साइन थीटा। तो जो हाइट अपने को लेना है दैट विल बी h साइन थीटा इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो P टोटल एट दिस पॉइंट ऐसा हो जाएगा अगर अपना लिक्विड कॉलम क्या है, इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, ठीक है। लिक्विड कॉलम के ऊपर ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं लिक्विड कॉलम के ऊपर। लिक्विड कॉलम के ऊपर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पे कोई दो इमिसिबल लिक्विड को हमने लिया हुआ है, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, एक का डेंसिटी D2, एक का डेंसिटी D1 है, इसका हाइट h2 है, इसका हाइट h1 दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द प्रेशर एट एंड हाइट h/4 फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ से h/4, ये h1/4, आप इसको कर लें h1/4।
तो H1/4 यहाँ से बॉटम, तो यहाँ से यहाँ तक तो H1 है, तो H1/4 पक्का यहाँ पे कहीं होगा, कम ही दूरी पे होगा। सपोज इस वाले को मैं बोल देता हूँ H1/4। अगर ये H1/4 है, ये H1/4 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना, ये वाला हाइट हो जाएगा 3H1/4, क्योंकि टोटल क्या है H1 है, ठीक है। अब अपने को इस जगह पे मेरे को प्रेशर निकालना है, पी टोटल अगर अपने को इस जगह निकालना है, क्वेश्चन में तो यही पूछा गया कि पी टोटल इस पॉइंट पे निकालना है। तो क्योंकि ये ओपन वेसल है, अगर ओपन वेसल है तो उसका मतलब क्या, इस पे PATM भी लग रहा होगा पक्का। अगर इस पे PATM लग रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले तो अपन PATM को ऐड करेंगे, फिर पहला लिक्विड है, इसके कारण जो इस पे प्रेशर लग रहा होगा, और अगर इस पॉइंट पे अगर अपन प्रेशर जानने को जाएंगे तो इस लिक्विड के कारण इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, H2D2G, क्या लग रहा होगा, H2D2G। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते अपना लिक्विड चेंज हो गया, अब यहाँ पे लिक्विड आ गया, इसका मतलब ये वाला हाइट हमने क्या निकाला हुआ है, 3H1/4। हमने क्या निकाला हुआ है, 3H1/4 इनटू इसका डेंसिटी क्या है, D1 इनटू G। तो अपना P टोटल क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को देखना है लिक्विड क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, वो कितना उसका हाइट है। तो जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो अपना पहला इंस्ट्रूमेंट है दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर का अपन क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। तो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद क्या होता है कि ये कैसे मापते हैं, सपोज अगर मेरे को ऐसा कुछ सेटअप है, तो अगर यहाँ पे PATM लग रहा होगा, इसी को मुझे निकालना है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा क्या सेम लेवल सेम है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर भी वही प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि अगर लेवल सेम है, ग्रेविटी सेम है, तो जो PATM यहाँ पे लग रहा होगा वही PATM यहाँ पर भी लग रहा होगा। तो क्या अगर यहाँ पे जो प्रेशर निकाल दो क्या वो PATM के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर इस लिक्विड के कारण कितना लग रहा होगा, ठीक है। सपोज ये हाइट H है, तो ये वाला अगर मैं प्रेशर निकालने को जाऊँ, क्या यही वाला प्रेशर PATM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर यही बोलता है कि ये इसका अगर अपन प्रेशर निकाल दिए ड्यू टू दिस लिक्विड, क्योंकि वैक्यूम है तो यहाँ ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, ये ऊपर क्लोज्ड है, तो ठीक है। तो ये इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर आ जाएगा HD जो भी है यहाँ पे डेंसिटी इनटू G, ठीक है। यहाँ पे अपने को ध्यान यह चीज रखना है कि थ्रू बैरोमीटर हमने क्या देखा गया कि अगर ये जो सॉल्यूशन है, अगर ये मरकरी है, तो प्रेशर अगर 1 ATM कब हो जा रहा था, जब अपन 76 हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे मरकरी ले लेते हैं, ठीक है। मरकरी लेने पे जब प्रेशर 1 ATM कब हो जा रहा था, जब अपन 76 सेंटीमीटर अपना हाइट रख रहे थे। मरकरी का हाइट कितना रख रहे थे, 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे वाटर रख देते हैं, ये जो लिक्विड है यहाँ पे अगर वाटर डाल दिए, तो प्रेशर 1 ATM कब आ रहा था, दैट इज 10.336 मीटर, ठीक है। अगर ये हाइट इतना लेने पे प्रेशर कितना आ रहा था, 1 ATM आ रहा था। तो ये स्टैंडर्ड है, अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह में बहुत यूज होता है इसका, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अपना जो सेकंड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एन मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। ये गैस का प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो ये गैस है यहाँ पे, और ये गैस प्रेशर यहाँ पे कितना लगा रहा होगा, अपना जो प्रेशर लगा रहा होगा वो P गैस हो रहा होगा। अब मैंने क्या बोला कि एक सेम लेवल पे प्रेशर सेम, तो जो P गैस यहाँ पे है वही P गैस इस लेवल पे भी लग रहा होगा, यहाँ पर भी तो P गैस ही लग रहा होगा, सेम लेवल पे है तो प्रेशर सेम हो रहा होगा। तो अगर P गैस को अपन जानने की कोशिश करें, क्योंकि मैनोमीटर क्या ओपन है। अच्छा, मैनोमीटर दो टाइप के होते हैं, ओपन मैनोमीटर होता है, क्लोज मैनोमीटर होता है। तो अगर ये ओपन है, इसका मतलब क्या, यहाँ PATM लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी PATM लग रहा होगा। तो इस जगह पे प्रेशर क्या, PATM प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ लिक्विड। तो PATM क्या है, यहाँ पे PATM है, ठीक है। और सेकेंड प्रेशर ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ लिक्विड, मतलब क्या, H वर्टिकल हाइट, तो वो तो है ही है, H इंटू डेंसिटी इंटू G, HDG, डेंसिटी इस लिक्विड का। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा।
ठीक है। ठीक है, अगर ये लिक्विड कॉलम यहीं तक है, मतलब ये लिक्विड यहीं तक है, इसका मतलब क्या कि ये जो है ना प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ द गैस ये माइनस में आ जाएगा। सपोज अगर अपन ओपन की जगह पे क्लोज है, क्लोज होने का क्या मतलब है? क्लोज होने का मतलब है कि पी एटीएम बिल्कुल नहीं है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो यहां पे पी एटीएम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस केस में ये तो अपन मिटा देते हैं। तो उस केस में पी ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? स्ट्रेट अवे जो डिस्टेंस है ये वाला, या फिर अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला डिस्टेंस है। सपोज मैं पहले ऊपर लिया हुआ तो ऊपर ही ले लेते हैं। सपोज लिक्विड कॉलम यहाँ तक है, ये सही है, यहाँ पे पी ऑफ द गैस ही लगेगा और ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है, यहाँ पर कोई भी पी एटीएम अगर ये क्लोज्ड इसका मतलब क्या? यहाँ पे कोई भी गैस कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो इस डिस्टेंस के लिए जो प्रेशर लगेगा दैट इज एन एच डी जी। तो ये बहुत सिंपल है, क्लोज तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ग्राफ का इस चैप्टर में बस इतना सा यूज है कि जो गैस लॉ के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे अपन रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ का बहुत यूज होता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं खासतौर पे गैस लॉ में। तो पहला ग्राफ जो अपन पढ़ेंगे दैट इज एन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल इक्वेशन है। सपोज अगर मैं इसको ड्रॉ करने को जाऊं, ठीक है, सी यहाँ पे क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव बोथ। सपोज मैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट ले रहा हूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला m क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते, तो ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट, ये वाई एक्सिस हाई है और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, कभी कभी स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? y इज इक्वल टू सी, मतलब क्या कुछ y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी, ये सी पोजीशन है। सपोज x इज इक्वल टू सी हो गया, x इज सम कांस्टेंट। अगर x इज सम कांस्टेंट हो गया तो उसका ग्राफ अपन कैसे बनाएंगे? और ये x क्या है? c, ये वाला पॉइंट क्या है? c। इस ग्राफ पे हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू कितना रहेगा? c रहेगा। तो जनरली इसका यूज आता है अपने को। दूसरा ग्राफ जो अपन पढ़ते हैं दैट इज एन पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन इसको ड्रॉ करने जाएं, x 0 y भी 0 और ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, और नेगेटिव पार्ट में ऐसा जाता है। हालांकि अपन क्या जो पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस लॉ में कोई भी नेगेटिव होता नहीं है कुछ भी, तो अपन इधर का ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, अपन सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जानना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? पैराबोलिक ग्राफ। अपन दूसरा है, थर्ड वन इज हाइपरबोलिक ग्राफ। अच्छा, हाइपरबोलिक ग्राफ का जो जनरल इक्वेशन होता है दैट इज एन एक्स वाई इज कांस्टेंट समथिंग के, तो y इज इक्वल टू के बाई एक्स। ठीक है, ये y इज इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर के लिए भी हाइपरबोला ही आएगा। फिर y इज इक्वल टू के बाई एक्स क्यूब के लिए भी हाइपरबोलिक ग्राफ ही आएगा। हाइपरबोलिक ग्राफ का मतलब क्या होता है? अगर अपन यहाँ पे x 0 कर दें तो y इन्फिनिटी चले जाएगा, तो ग्राफ यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, y के इन्फिनिटी से ग्राफ x के इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन अपने को दिख रहा होगा तो अपन ये वाला ग्राफ बनाएंगे, दैट इज एन हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन गैस लॉ। सो हम लोग का अगला टॉपिक है गैस लॉ। ठीक है, गैस लॉ में जो पहला लॉ आता है दैट इज गिवन बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या बोला? बॉयल्स ने बोला कि जो प्रेशर ऑफ द गैस होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसने ये बोला, तो अपन यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अपन यहां से एक चीज बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपने को ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे? यूज्ड फॉर मेकिंग ग्राफ। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जो P1 V1 होगा किसी एक पॉइंट का, वो दूसरे पॉइंट का
प्रेशर वॉल्यूम के जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके इक्वल होगा, तो क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लोग यूज कर सकते हैं। ये वाला जो इक्वेशन होगा इसको हम लोग जनरली यूज करेंगे, यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हमेशा जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा बॉयल्स लॉ के रिगार्डिंग तो हमेशा इसको यूज करना चाहिए, और जब भी ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे तो इसको यूज करना चाहिए, तो इजीली हम लोग का ग्राफ भी बनता है, इजीली न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ पे हम लोग कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। पहला ग्राफ बहुत नॉर्मल है, हम लोग 3 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां से ग्राफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, पहला ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, अपन दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम, एंड अपन तीसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट इज P/V वर्सेस 1/V। ठीक है, ये 3 ग्राफ को अपन ड्रॉ करने वाले हैं। पहला ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बहुत इजी है, और मैंने हमेशा क्या बोला, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बनाना है, ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, तो अपने को कौन सा यूज करना है, ये वाला PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ ग्राफ बनाना, P वर्सेस V, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, P वर्सेस V, तो यहीं से मैं अपन क्या बोल सकता हूँ, P अपने को क्या y एक्सिस पे रखना है, यहाँ पे P को अपने को क्या y एक्सिस पे रखना है, x को x एक्सिस पे रखना है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ y एक्सिस इक्वल टू k, तो y इज इक्वल टू k/x। क्या ये हाइपरबोलिक ग्राफ है कि नहीं है, हाइपरबोला का ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट अवे ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ना, इन द केस ऑफ बॉयल्स लॉ जो कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज एनआरटी, दैट कांस्टेंट इज एनआरटी, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो अपना आइडियल गैस है, जो अपन बाद में ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी से जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, पीवी के इक्वल टू एनआरटी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कर्व को और इंक्रीज कर रहा हूँ ऊपर की ओर जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर क्या करेगा, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे वॉल्यूम को अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, यहाँ पे P4, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। सपोज ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है एंड ये T4 है, तो क्या यहाँ से हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि T4 विल बी ग्रेटर देन T3 एंड T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन T1। ठीक है, जो अपना दूसरा ग्राफ है दैट इज P वर्सेस 1/V, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, और 1/V को x पे रखना है, यहाँ पे V है उधर लेके गए, y इज इक्वल टू mx, ये तो सीधा सीधा क्या स्ट्रेट लाइन आ गया, विथ इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब क्या, ओरिजिन से पास करेगा, और ये जो थीटा होगा वो tan इनवर्स m होगा, मेडिकल वाले घबरा रहे होंगे, कोई बात नहीं। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज n, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m। तो इस वाले ग्राफ से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर m इंक्रीज करेगा तो अपना k इंक्रीज करेगा, मतलब nRT इंक्रीज करेगा, बोल सकते कि नहीं बोल सकते यहाँ से। तो इसका मतलब क्या, अगर कुछ एक ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा दिया हुआ है, ये T1 T2 T3 है, इसका मतलब क्या, T3 विल बी ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, इसका मतलब क्या है कि P वर्सेस 1/V में अगर मैं इधर से इधर की ओर जाऊँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो क्या स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज करने से अपना कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब कि अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फॉर एन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, सो अपना थर्ड ग्राफ है दैट इज P/V वर्सेस 1/V। ठीक है, जो अपना थर्ड ग्राफ है दैट इज P/V वर्सेस 1/V, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे PV इक्वल टू K अपने को पता है कि जब भी न्यूमेरिकल ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे P/V मेरे को y पे ड्रॉ करना है, ठीक है, और 1/V को मेरे को x पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ से अपन एक रिलेशन निकाल सकते। ठीक है, तो अपना P/V किसको y पे लिखना है और 1/V को किसको x पे लिखना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रेशर को अपन लिख सकते हैं y इंटू वी, तो अपन लिख सकते हैं प्रेशर को। वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं 1/x, वॉल्यूम को 1/x लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे वॉल्यूम को 1/x कर सकते हैं दैट इज y/x, तो प्रेशर क्या हो जाएगा y/x। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या है
x है, वॉल्यूम क्या है 1/x है, इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब क्या है y इज इक्वल टू kx²। ये क्या पैराबोला वाला कर्व है कि नहीं है? ये क्या है? पैराबोलिक कर्व है कि नहीं है? और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, पैराबोला है x0 y0, ठीक है। p/v वर्सेस 1/v का ये ग्राफ आएगा पैराबोला। सो जो अपना सेकंड गैस लॉ दैट इज इन चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने क्या बोला? चार्ल्स ने बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब मोल एट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर एन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड प्रेशर कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोल्स भी कांस्टेंट एंड प्रेशर भी कांस्टेंट। ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि V इज kT, ठीक है। इसको अपन यूज करेंगे फॉर मेकिंग ग्राफ। ठीक है, यहां से अपन बोल सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT से K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा nR/P। K क्या हो जाएगा यहाँ पे? nR/P, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि V/T इज कांस्टेंट? अगर V/T इज कांस्टेंट तो क्या V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये आराम से जितने भी चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम लोग अगर ये वाला चीज यूज करेंगे तो इजीली बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे, used to make numericals regarding चार्ल्स लॉ। ठीक है, कुछ ग्राफ्स है जो इसमें देखते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ल्स लॉ के दो ग्राफ हैं जो अपन देखते हैं और ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं इस दो एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है दैट इज V वर्सेस T। ठीक है, अगर V वर्सेस T की बात कर लें, ठीक है, तो हमने क्या बोला हुआ है कि V इज इक्वल टू KT। यहां से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू KT, यहां तो स्ट्रेट वे ये y है और K इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू K स्ट्रेट लाइन है और इसका इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो इसका क्या मतलब? ओरिजिन से पास कर रहा होगा वो, ठीक है। और ये थीटा होएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप, और ये स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज एन nR/P। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। मतलब कि थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा टिल 90 डिग्री। तो अगर मैं क्या करूं, तो यहां पे क्या हो रहा है? थीटा इंक्रीज कर रहा है, ये थीटा फिर ये थीटा फिर ये थीटा। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या? स्लोप इंक्रीज कर रहा है, बट प्रेशर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। यहां से अपन कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन ऐसे कंपैरिजन पे भी आते हैं कि P1 P2 P3 कंपेयर करो, ऐसा ग्राफ आ सकता है आपको। ठीक है, तो अपना दूसरा दैट इज अपना जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज VT वर्सेस T स्क्वायर। VT वर्सेस T स्क्वायर में अपन क्या करेंगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको अपने को y मानना है, मतलब इसको y एक्सिस पे ही रखना है, इसको अपने को x एक्सिस पे रखना है, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो t इज अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। vt इज इक्वल टू y है, तो v इंटू t इज इक्वल टू रूट ऑफ x, यहां से y। तो अगर v को इन टर्म्स ऑफ x एंड y कर सकते हैं तो v इज इक्वल टू y बाई रूट x, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ग्राफ बनाने के लिए ये वाला यूज करेगा, दैट इज v इज इक्वल टू kt। तो v इज इक्वल टू kt में v इन टर्म्स ऑफ x एंड y रखते हैं, तो v इज इक्वल टू x बाई रूट x। हमने ये जो कन्वर्जन किया है सो दैट कि हमारा जो v एंड t ये x एंड y के टर्म में आ जाए, और यहाँ पे हमने x एंड y के टर्म में वॉल्यूम को भी निकाल रखा है एंड टेम्परेचर को भी निकाल रखा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज y बाई रूट x k इंटू t। t क्या है? रूट ऑफ x। तो y इज इक्वल टू k x रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x। रूट ऑफ x क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू k x। ये क्या स्ट्रेट लाइन आ जाएगा? अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर ले तो ये ओरिजिन से पास करता हुआ ये भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे k क्या है, हमने k निकाला हुआ इस वाले इक्वेशन में, जो हमने k निकाला हुआ दैट इज एन NR/P। तो इसका भी मतलब क्या, अगर ये थीटा है तो थीटा इंक्रीज करेगा, मतलब क्या k इंक्रीज करेगा, k मतलब क्या NR/P इंक्रीज करेगा। तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर थीटा को अपन इंक्रीज कराते जाएंगे तो प्रेशर क्या डिक्रीज करता जाएगा। तो ग्राफ में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपको दो ग्राफ दे देगा, ठीक है, थ्रू स्लोप या थ्रू कांस्टेंट आपको कंपैरिजन करवा देगा, जो भी वेरी करवा रहा होगा, तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी होता है ये। तो अगर आपको ग्राफ का आइडिया लग जाता है ग्राफ कैसे बन रहा है, तो सब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। ग्राफ के यहाँ पे कंपेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अपन थर्ड लॉ की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एन सो अपना थर्ड जो गैस लॉ दैट इज एन गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ। इसने क्या बोला कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। जैसे इसने बोला फॉर एन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इसका मतलब क्या, मोल्स कांस्टेंट हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी इसने कांस्टेंट बोल दिया, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KT। इसको यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। यहां से एक चीज बोल सकते हैं P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये एक इक्वेशन आया। इसको अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। जब भी PT के बीच के रिलेशंस का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो इसको यूज करना रहेगा, ठीक है। अगर ग्राफ P एंड T के बीच का कुछ ऐसा आ जाएगा तो यहां से अपन ग्राफ को ड्राइव करेंगे। तो फॉर ग्राफ्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ग्राफ्स का मैं एग्जांपल नहीं करवा रहा हूं, आई होप दो एग्जांपल समझ में आया होगा। तो इसका ग्राफ करवाने का उतना कोई जरूरत नहीं, जो पिछले 2 महीने लॉ के ग्राफ करवा दिए। तो आई होप ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है आपको समझ में आ रहा होगा। एवोगाड्रो ने क्या बोला कि फॉर एन सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है, फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर इसको इंटरप्रेट करने की बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n, ठीक है। अपना कांस्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, RT/P। यहाँ से अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन आएगा इसको हम लोग किस में यूज करेंगे, ग्राफ्स में यूज करेंगे। ग्राफ्स बनाने के लिए, ग्राफ्स को इंटरप्रेट करने के लिए, अगर वॉल्यूम और मोल्स का ग्राफ रहेगा तो उसको इंटरप्रेट करना है, उसको बनाना, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, ठीक है। V और N से रिगार्डिंग अगर कोई भी अपने को क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये वाला रिलेशन से हम लोग निकालेंगे तो इजीली हम लोग को निकल जाएगा। तो अपन समराइज करते हैं, अभी तक जितने भी गैस लॉ को हमने पढ़ा हम लोग उसको समराइज करते हैं, ठीक है। पहला क्या था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम भी प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। तो यहां से अपन दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा जो अपना लॉ पढ़ा था हमने दैट इज एन चार्ल्स लॉ, उसमें क्या बोला गया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। एवोगाड्रो ने क्या बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर इन तीनों को अपन कंबाइन करते हैं तो हम अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। यहां से कंबाइन करने के बाद हम लोग एक रिलेशन निकल के आता है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। एक्चुअली यहाँ पे R एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इस लॉ को बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस लॉ, या फिर आइडियल गैस इक्वेशन। लॉ नहीं बोलते, इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो फिर ये आइडियल गैस इक्वेशन है एंड जितने भी हमने लॉ पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ 2 क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस लॉ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक ग्राफिकल क्वेश्चंस करते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अपन अब क्वेश्चन करते हैं गैस लॉ के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में ये कि सपोज कोई सब्सटेंस है और वो स्फेरिकल है, उसको पानी में डिप करते हैं, वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में इसको डिप करते हैं, वो यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक पहुंच मतलब एंड सरफेस पे पहुंच जाता है, बॉटम सरफेस पे। यहाँ तक पहुंचने पे उसका रेडियस उस टाइम पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्टार्टिंग में तो सरफेस रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक है। इस बॉल, सपोज ये बॉल है, इस बॉल का रेडियस क्या रहेगा, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ आने में टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, 40 से T के बीच में टेम्परेचर है इतना, ये वाटर में 10.336 मीटर, नॉट सेंटीमीटर,
ठीक है, ये इसका हाइट है, इतना इसको ट्रेवल करके यहाँ तक आया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्या चेंजेज हो सकता है। पहली बात तो वॉल्यूम चेंज ही हो रहा होगा, रेडियस बदल रहा है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ किया गया तो प्रेशर में भी चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्रेशर का भी चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ PV = nRT में अगर इन तीनों में चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब कि अपने कांस्टेंट क्या रहे होंगे, ये दोनों कांस्टेंट रहे होंगे, तो अपन इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या PV/T = कांस्टेंट सम K, ठीक है। अगर ये K बोल सकते हैं तो अपन यहां से एक चीज और बोल सकते हैं कि P1 V1/T1 = P2 V2/T2। एक्चुअली गैस लॉ ना बहुत इजी है, उसके थ्योरी, उसके ग्राफ्स उतने हार्ड नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत हार्ड आते हैं, ठीक है। तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं यूज कर सकता हूं P1 V1/T1 कब, जब ऊपर था तो सरफेस पे विल बी इक्वल टू P2 V2/T2 कब, जब नीचे बॉटम पे रहेगा, ठीक है। अगर सरफेस की बात कर ले यहाँ की, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे तो ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा होगा, और सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा, दैट इज 1 atm। तो ये ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 × πr3, अपने को निकालना यही r बाई T1 दैट इज 40, ठीक है, इज इक्वल टू P2, ठीक है। अब प्रेशर यहाँ पे 1 atm है, साथ साथ इतना ट्रेवल किया है, और मैंने आपको बैरोमीटर में बताया था कि अगर वाटर में 10.336 मीटर अगर ट्रेवल करता है तो वो 1 atm के बराबर होता है, और फिर मरकरी में 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो वाटर है और कितना ट्रेवल कर रहा है 10.336 मीटर, तो इसका मतलब क्या 1 atm, और तो 1 + 1 प्रेशर कितना हो जाएगा 2 atm इंटू वॉल्यूम क्या 4/3 πr3, और R1 दिया हुआ है, अपॉन में T2 कितना है, T है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंसिल आउट करते हैं इस इक्वेशन को। अगर मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई 4/3 पाई विल गेट कैंसिल, T विल गेट कैंसिल, R³ इज इक्वल टू 4 × 2, और R यहाँ से आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो ये भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में, तो R विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्राफ, गैस लॉ के ग्राफ्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लॉग के ऊपर लिया हुआ है, तो मेरे को पता है कि नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको लॉग उतना उनका अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो मैथ्स होता नहीं है। बट एनीवे इस क्वेश्चन में आपको लॉग का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि लॉग को कैसे यूज करते हैं, खासतौर पे नीट वालों को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लॉग ऑफ V वर्सेस लॉग ऑफ T। तो ग्राफ्स के क्वेश्चन में पहले अपने को देखना है कि y और x एक्सिस में क्या क्या है। सपोज यहाँ y एक्सिस पे V एंड x एक्सिस पे T है, तो अपने को V और T का क्या रिलेशन था, V और T का रिलेशन था कि V इज इक्वल टू KT, था कि नहीं था, V इज इक्वल टू KT, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ V चाहिए मेरे को, यहाँ पे क्या चाहिए लॉग ऑफ T। तो अपन क्या करेंगे, लॉग दोनों साइड ले लेंगे, इधर भी अपन लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं, लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ KT, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है, तो लॉग के अंदर अगर कोई दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है, जब उसको खोलेंगे तो वो एडिशन में खुलता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अपने को क्या दिख रहा है, ये y एक्सिस है कि नहीं है, लॉग ऑफ V। ये क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ T, तो ये x एक्सिस है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ क्या अपन जनरल जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है, ठीक है। y तो मेरे को मिल रहा है, x यहाँ भी मिल रहा है, x के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 होने का क्या मतलब होता है, स्लोप tan थीटा, तो tan 45 1 होता है। ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है, हर एक गैस का एंगल कितना है 45, तो tan 45 1, तो हर एक गैस का कितना है स्लोप 1, तो वो तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये log ऑफ k, ये log ऑफ k क्या है, ये c इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, लेंथ ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये अपने को पता है। अब अपने को करना क्या है, एक्चुअली सारे का मुझे मोल्स निकालना है, और k, अच्छा इस केस में जो k आता है वो k क्या आता है, यहाँ पे k आता है दैट इज एन nr/p,
के क्या आता है NR/P। मेरे को प्रेशर पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मेरे को पता है, तो यहाँ से अपन मोल्स निकाल सकते हैं। तो के की जगह पे अपन क्या रख देंगे NR/P। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो इंटरसेप्ट है वो log ऑफ NR/P है। ये इंपॉर्टेंट चीज मेरे को पता लगा। और तीनों गैस का मुझे क्या इंटरसेप्ट पता है। गैस ए का इंटरसेप्ट क्या है 0.3010, गैस बी का इंटरसेप्ट क्या है 0, क्योंकि ऑरिजिन पे ही है तो कोई इसका इंटरसेप्ट नहीं क्योंकि ऑरिजिन से ही पास कर रहा है। थर्ड वन क्या है -0.4771। तो जो गैस सी है ना, गैस सी का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा -0.4771। तो अपन यहाँ से सारे गैस का मोल्स निकाल सकते हैं। तो चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमने क्या निकाला हुआ था इंटरसेप्ट, दैट इज एन सी। वो क्या था log ऑफ NR/P था कि नहीं था। तो मैं पहले ए गैस के लिए निकाल देता हूँ फॉर गैस ए। अगर गैस ए की बात करें तो इंटरसेप्ट अपना कितना है 0.3010। ये किसके बराबर हो जाएगा log ऑफ NR/P। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू और ये वैल्यू होता है log ऑफ 2 का। किसका वैल्यू होता है log ऑफ 2 का। तो ये log NR/P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या log और उसके अंदर जो भी है दोनों सेम हो जाएगा। तो इधर 2 है, इधर क्या है NR/P। तो क्या मैं अपन NR/P को 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा 2 × P/R। और अपना P कितना दिया हुआ है, सारे गैसेस का सेम है P, दैट इज 2 × 0.821 अपॉन में ये क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और प्रेशर हमने ATM में लिया हुआ, तो R को भी ATM के टर्म में रखना, दैट इज 0.0821। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा 10 × 2 दैट विल बी 20 मोल्स। कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा अपना 20 मोल्स। ठीक है, अगर आप गैस बी की बात करें, ठीक है, बी गैस की बात करें तो इसका इंटरसेप्ट कितना है 0 ही है। तो क्या 0 को अपन क्या लिख सकते हैं log ऑफ NR/P। क्या लिख सकते हैं log ऑफ NR/P। अब इसका log का जो बेस होता है दैट इज 10, और log का प्रॉपर्टी होता है कि बेस के ऊपर क्या पावर चढ़ा है कि ये चीज आ जाए। तो बेस के ऊपर यहाँ पे क्या पावर चढ़ना है दैट इज 0। ठीक है, जो भी ये इसका आंसर होता है वो उसके पावर पे चढ़ता है और वो इसके बराबर हो जाता है, ये वाला पोर्शन के बराबर हो जाता है। ठीक है, दैट इज एन NR/P। 10 की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 इज 1। तो यहां से अपन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डायरेक्ट N इज इक्वल टू P/R। और अपना P कितना है दैट इज 0.0821। सॉरी, P है, तीनों गैस का इक्वल है ना P, तो P है दैट इज 0.821 अपॉन में R 0.0821। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो कितना 10 मोल्स आ गया। ठीक है, तो B गैस का मोल कितना आ जाएगा दैट इज 10 मोल। A गैस का हमने 20 निकाला हुआ, अपन C के लिए करते हैं। अगर अपन C की बात करें फॉर गैस C, तो इसका इंटरसेप्ट कितना दैट इज -0.4771। कितना है -0.4771। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये वैल्यू होता है log ऑफ 3 का। और log के आगे अगर कुछ भी लगा है तो इसको अपन इस नंबर के पावर पे चढ़ा सकते हैं। ये log का प्रॉपर्टी होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 3 की पावर -1। क्या ये log ऑफ 1/3 हो सकता है, क्योंकि 3 की पावर -1 इज 1/3, और ये इंटरसेप्ट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या log ऑफ 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ NR/P। ठीक है कि नहीं। तो 1/3 इज NR/P के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 इज NR/P। तो यहाँ से अपने को मोल्स क्या आ जाएगा P/3R, और R/P अपन निकाल चुके हैं, वहां से 10 आता है। P/R ना, P/R वहां से अपन 10 आता है, तो ये कि टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ ले लिया था मैंने, एनीवे।
ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन साहब ने क्या बोला कि जो किसी भी अगर सपोज मिक्सर है और उसमें नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज है और उन सारे नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज का अगर पार्शियल प्रेशर मतलब जब वो इंडिविजुअली प्रेजेंट हो तो जितना भी होगा अगर उन सबको ऐड कर देंगे तो उस मिक्सर का टोटल प्रेशर वो हो जाएगा। तो उसने क्या बोला कि पी टोटल ऑफ द मिक्सर अगर नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज हैं तो इट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द मिक्सर। ठीक है, तो अगर उसको ऐड कर देंगे तो अपने को पी टोटल आ जाएगा। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे किसी भी इंडिविजुअल गैसेस का, तो क्या करेंगे उस इंडिविजुअल गैसेस का मोल फ्रैक्शन इन दैट मिक्सर एक्सआई इज मोल फ्रैक्शन, एक्सआई इज मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ठीक है, तो दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो अपन इसको न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं इसके कॉन्सेप्ट। वो क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल करते हैं और इस क्वेश्चन से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इफ 2 moles of A and 3 moles of B are kept in a container of volume। सपोज ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई दो गैस रखा हुआ है, दोनों आपस में मिक्स नहीं कर रहे दो गैस। ठीक है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है दैट इज एन 8.21 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है अपने को दैट इज 300 केल्विन और अपने को पी टोटल निकालना है। ठीक है, फिर अपने को पी ऑफ ए भी निकालना है एंड पी ऑफ बी दोनों निकालना है। तो ठीक है, अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहली बात तो पी टोटल निकालने के लिए दोनों गैस के जो प्रेशर है उसको अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रेशर कैसे निकलेगा, ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पी टी एन पी एन ए एन पी ऑफ बी निकालना है मुझे। अच्छा, मैंने एक चीज लिखना मिस कर दिया, दैट इज ए जो है कितना 2 मोल है एंड 3 कितना है अपने को, बी कितना है 3 मोल है। तो पहला काम क्या करेंगे अपन पी टोटल निकालते हैं। पी टोटल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डाल्टन साहब ने क्या बोला कि अगर पी टोटल निकालना है किसी भी कंटेनर या किसी भी मिक्सर के, तो अपन क्या करेंगे उस कंटेनर में जितने भी गैसेस है उसके इंडिविजुअल प्रेशर को अपन ऐड कर देंगे। तो इसमें दो गैसेस है पी एन ए प्लस पी ऑफ बी, दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर को अपन ऐड कर देंगे तो पी टोटल आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे इसका, वो आ जाएगा एन आर टी ए बाई वी ए प्लस एन आर टी बी बाई वी बी। ठीक है, इसका मोल्स ए का मोल्स कितना है 2 है, टेम्परेचर अपन रख रहे हैं केल्विन में, वॉल्यूम रख रहे हैं लीटर में। तो अगर अपन R को 0.0821 ATM में रखेंगे तो प्रेशर अपना ATM में ही आएगा इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन में V है, V दिया हुआ है 8.21। ठीक है, प्लस इसका मोल्स है मोल्स ऑफ B 3 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइड बाई 8.21 क्योंकि वॉल्यूम इज गोना रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या करते हैं अपन, कुछ टर्म्स कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे 2 + 3 बाहर आ जाएगा और कॉमन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 0.0821 इंटू 300 अपॉन में 8.21। ठीक है, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा और 3 इंटू 5 दैट इज 15 ATM। 15 ATM क्या आ जाएगा अपने को पी टोटल। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ ए 2 बाई टोटल मोल दोनों का एडिशन 3 + 2 दैट इज 5 इंटू 15 दैट इज 6 ATM। ठीक है, पी ऑफ बी भी उसी तरह से निकलेगा। डाल्टन ने ही बोला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू अपन पी टी कर देंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ बी बाई टोटल मोल दैट इज 3/5 इंटू 15 और ये क्या आ जाएगा 9 ATM। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और पीटी एंड इंडिविजुअल प्रेशर्स कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज एन प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंटेनर्स। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एन प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। टाइप्स ऑफ कंटेनर्स में जो प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे कैसे क्या क्या करना है, मैं हर एक एस्पेक्ट को इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके। पहला जो होता है दैट इज एन क्लोज्ड कंटेनर में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, ठीक है, दूसरा क्या होता है क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर। अगर क्लोज्ड रिजिड कंटेनर की अपन बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स में जैसे थिक स्किन कंटेनर, मतलब कि बिल्कुल क्लोज्ड है
कंटेनर बट वो रिजिड है, बहुत टाइट है। जैसे अपन बात कर ले एग्जांपल की तो गैस सिलेंडर, ठीक है, गैस सिलेंडर भी क्या है, क्लोज्ड होता है एंड ये रिजिड होता है। क्लोज में अपन दूसरा केसेस पढ़ते हैं, क्लोज नॉन रिजिड। अगर क्लोज नॉन रिजिड की बात कर ले तो इसमें अपना आ जाता है क्लोज भी और नॉन रिजिड भी, मतलब क्या वो चिपक सकता है, तो ये इसमें आ जाएगा। एग्जांपल की बात कर ले बैलून, ठीक है, बैलून इज ए केस ऑफ क्लोज्ड नॉन रिजिड, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एयर बबल। एयर बबल भी क्या है, क्लोज्ड होता है एंड नॉन रिजिड होता है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल की बात कर ले, बैलून हो सकता है, एयर बबल हो सकता है। अच्छा, क्लोज रिजिड में क्या क्या कांस्टेंट होएगा, क्लोज रिजिड में क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक तो मोस्ट कांस्टेंट रहता ही रहता है, साथ में जो कांस्टेंट दैट इज एन वॉल्यूम। रिजिड है तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नॉन रिजिड में क्या होता है, वॉल्यूम तो चेंज होता है बट प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो क्या बोल सकते हैं कि NNP इज ऑलवेज कांस्टेंट इन द केस ऑफ क्लोज्ड नॉन रिजिड। तो बैलून के जो क्वेश्चन आएंगे, एयर बबल के जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें अपन ये वाला चीज़ यूज कर सकते हैं। अपन एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं सो दैट कि आपके और भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने पास क्लोज रिजिड कंटेनर है, तो मैंने क्या बोला था, रिजिड कंटेनर है तो इसका मतलब क्या, इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहने वाला है, मोल भी कांस्टेंट रहेगा, तो मोल्स एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर मोल्स एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PV इक्वल टू NRT में मोल्स एंड वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या अपन बोल सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या फिर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी अपना इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू KT, ठीक है। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि P/T इज कांस्टेंट, इसलिए बोल सकते हैं ये P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला यूज करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अपन इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर मैं बोला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसमें एक चीज़ क्या होता है कि अगर अपन टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करता है। तो प्रेशर कब तक इंक्रीज करेगा, प्रेशर का भी एक मैक्सिमम, सिलेंडर का भी एक मैक्सिमम होता है कि इतना प्रेशर को होल्ड कर पाए। अगर प्रेशर अपने Pmax पे हो गया ना, तो आफ्टर Pmax क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। आफ्टर Pmax एक्सप्लोजन विल अकर इन सिलेंडर, सिलेंडर फट जाएगा। गैस सिलेंडर क्यों फटता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रेशर होल्ड नहीं कर पाता सिलेंडर एंड वो फिर ब्लास्ट कर जाता है। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमने ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो क्लोज्ड रिजिड कंटेनर का जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि गैस सिलेंडर कैन विथ, जैसे गैस सिलेंडर अपने को दिखा, जैसे अपने को गैस सिलेंडर दिखा, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ या इट इज़ एन क्वेश्चन ऑफ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। अपने को तुरंत पता लग गया इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड वहाँ पे मोल्स कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा केसेस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ईजिली P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को गैस सिलेंडर दिखा तो मेरे को क्या पता लगे, दैट इज इट इज ए केस ऑफ क्लोज रिजिड, वहाँ से अपन ये यूज कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं फिर। इट कैन विथ स्टैंड ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 18 atm। इनिशियली द सिलेंडर कंटेन्स एन गैस ऑफ 12 atm at this temperature due to sudden fire in building. Find the temperature. अच्छा, due to sudden fire in building explosion happens. Explosion happens ऐड कर लो क्वेश्चन में। अब उसके बाद है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच एक्सप्लोजन ऑकर्स। तो उसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में जो होता है कि कितना दिया हुआ है, 12 atm दिया हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन। यहाँ से ये 18 atm पे। और अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर सिलेंडर मैक्सिमम प्रेशर पे पहुंच गया तो उसी प्रेशर पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो और यहीं पे अपने को टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है बट क्वेश्चन को समझना है ना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो P1 क्या हो जाएगा अपना, दैट इज 12/300 अपॉन में P2/T2। P2 क्या है अपना 18/T2। यहाँ से T2 निकालेंगे, इट विल कम 2 3 and 150, that the temperature will be 450 Kelvin, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट नॉन क्लोज रिजिड कंटेनर,
ठीक है, तो अपना जो दूसरा केस है दैट इज अ केस ऑफ क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर। अगर इसके एग्जांपल की बात कर ले तो बैलून एंड एयर बबल, इस दोनों पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता है अपना मोल कांस्टेंट रहता है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर में जो अपना कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट आता है मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट आता है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से अपना जो बोल सकते हैं दैट इज एन पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर लगाते हैं, मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो क्या अपन यहाँ से V इक्वल टू KT बोल सकते हैं। V इक्वल टू KT क्या मतलब क्या होता है, दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है यहाँ पे। फिर ये न्यूमेरिकल्स के लिए, ये ग्राफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है अगर अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब कोई भी सिलेंडर है या फिर कोई भी बैलून है, अगर कुछ मैक्सिमम वॉल्यूम तो की जा सकता है टेम्परेचर इंक्रीज करते करते, तो एक टाइम ऐसा होता है कि अगर Vmax पहुँच गया और उसके बाद भी अपन टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट कर जाएगा, तो कंटेनर विल बर्स्ट या फिर कंटेनर विल बर्स्ट। तो अगर जब भी आपसे पूछेगा कि कंटेनर किस टेम्परेचर पे बर्स्ट करेगा तो अपने को क्या निकालना है, Tmax। Tmax मतलब विथ रिगार्डिंग टू Vmax, Vmax से रिगार्डिंग जो भी टेम्परेचर हो जाएगा उस टेम्परेचर पे वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अपन ये वाला जो है यूज कर सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि बैलून को इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो पहला क्या VI जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज एन 1/5 ऑफ Vmax। क्वेश्चन में यही तो बोला गया है। और Vmax मतलब जब बर्स्ट करेगा तो उस टाइम जो V2 रहेगा Vmax ही तो रहेगा। और इसके रिगार्डिंग जो टेम्परेचर है, इसके रिगार्डिंग टेम्परेचर अपना 300 केल्विन है कि नहीं है। तो T2 क्या हो जाएगा, वही तो मेरे को निकालना है यार। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, V1/T1। तो V1 क्या है, 1/5 ऑफ Vmax बाई T1। T1 कितना है, 300 इज इक्वल टू Vmax बाई T2। ठीक है, तो यहाँ से T2 अपना कितना है, Vmax विल गेट कैंसिल, दैट इज T2 इज इक्वल टू, सो T2 यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 300 डिवाइड 1/5, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा 5 तो 1500 केल्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500 केल्विन पे ये बर्स्ट कर जाएगा। मतलब अपन टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते अगर 1500 बढ़ा दिए, 1500 पे लेते आए टेम्परेचर को, तो ये ये बैलून बर्स्ट कर जाएगा, मतलब वो अपना वॉल्यूम मैक्स को अचीव कर जाएगा। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्लोज में दो, एक रिजिड एंड नॉन रिजिड। नीट एंड जेईई मेंस के लिए वो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट था। बट अभी जो अपन पढ़ने वाले दैट इज ओपन एंड कनेक्टेड कंटेनर्स, ये दोनों एडवांस के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बहुत कम चांसेस है कि इस पर नीट एंड जेईई मेंस में क्वेश्चन आए, बट फिर भी तुम लोग देख लो। तो ओपन कंटेनर में क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दोनों बदलता नहीं है। तो इस वाले केसेस में क्या होता है कि अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करेंगे तो मोल्स क्या बाहर की ओर निकलेगा। सपोज ये कोई कंटेनर है, ठीक है, सपोज ये कोई कंटेनर है, अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मोल्स क्या बाहर की ओर निकलेगा, मतलब क्या स्केप हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर को अपन डिक्रीज करेंगे तो मोल क्या इंटर्ड होगा, मतलब क्या। तो अगर अपन टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, जो मोल्स है वो इंटर्ड करेगा। तो जब ऐसे केसेस में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो मोल जब इंटर्ड करेगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मोल फाइनल माइनस मोल इनिशियल। और अगर एस्केप कर रहा होगा मतलब बाहर की ओर निकल रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बाहर की ओर जब निकलेगा तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ इनिशियल माइनस मोल्स ऑफ फाइनल इज इक्वल टू मोल ऑफ एस्केप। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कनेक्टेड कंटेनर्स। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट कंटेनर है दैट इज एन कनेक्टेड कंटेनर। और इसमें ठीक है, कनेक्टेड कंटेनर का क्या मतलब, दो कंटेनर आपस में कनेक्ट हो। इसके बाद सपोज एक वॉल लगा हुआ है और इधर का जो गैस है वो इधर को नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अपन वॉल्व को खोल देते हैं। वॉल्व को खोलने के बाद क्या होता है कि गैस मिक्स करना चालू करता है, और मिक्स करने के बाद क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे इसका कितना मोल माना हुआ था, यहाँ पे मैंने इसका Na मोल माना हुआ था,
और यहाँ पे बी गैस का NB मोल माना हुआ था मैंने, ठीक है। जैसे मिक्स करना चालू करेगा, मतलब ए इधर से जा रहा है, बी इधर से, दोनों साइड A and B होने लगेंगे फिर। तो अपना ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, और अपना ये राइट कंटेनर है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा, कि इधर से जितना जाएगा उधर से इतना जाएगा। इक्विलिब्रियम जैसे अचीव कर जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा फॉर लेफ्ट कंटेनर, ठीक है। अपन क्या बात करेंगे फॉर गैस ए, तो प्रेशर ऑफ गैस ए इन लेफ्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इन राइट कंटेनर, ठीक है। बी के लिए भी वही हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी इन लेफ्ट कंटेनर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी इन राइट कंटेनर, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है अपना, क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट लगाना है और कनेक्टेड कंटेनर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जनरली मोल्स के ही क्वेश्चन, सॉरी प्रेशर के ही क्वेश्चन आते हैं इन रिगार्डिंग ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, ठीक है। अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड कंटेनर्स के ऊपर जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है कि एक छोटा वाला कंटेनर है, एक दूसरा वाला कंटेनर है, दोनों को अपन कनेक्ट कर रहे हैं। पहले तो वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और H2 1 मोल दिया हुआ है एंड O2 गैस उस साइड है, राइट साइड पे H2 गैस कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 मोल, ठीक है। H2 4 मोल दिया हुआ है, सॉरी H2 1 मोल दिया हुआ है एंड O2 4 मोल दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे को, इसका टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन में क्या बोला कि वाल्व को ओपन कर दो। वाल्व को ओपन करने के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उस टाइम पे अपने को क्या निकालना है, फाइंड मोल्स ऑफ O2 गैस इन द लार्जर कंटेनर। अब क्या होगा, जैसे मैंने सपोज खोल दिया, खोलने के बाद क्या होगा, ये ठीक है, खोलने के बाद क्या मिक्सिंग चालू हो जाएगा, दोनों साइड H2 दोनों साइड चले जाएंगे, O2 भी दोनों साइड हो जाएगा, इस साइड भी H2 रहेगा, H2 इस साइड भी रहेगा, क्योंकि मिक्स होना चालू हो जाएगा। ये ओपन हो गया, ठीक है, O2 इधर भी रहेगा। अब अपन क्या करते हैं कि इसको जो है ना कुछ मोल मान लेते हैं, सपोज मैं x मान लेता हूँ, तो इस साइड कितना रहेगा, क्योंकि टोटल कितना 1 मोल है, तो इस साइड कितना रहेगा 1 - x, ठीक है। इधर मैं y मान लेता हूँ, तो O2 कितना हो जाएगा, टोटल कितना 4 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - y, ठीक है। O2 का मोल कितना हो जाएगा 4 - y। अब एक चीज़ आप मुझे ये बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है कि मैंने क्या बोला है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, जब ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो अपने को निकालना किसका है, O2 गैस। O2 गैस के लिए अपन इक्वेशन यूज करेंगे, तो O2 किसके, y की बात कर रहा है, तो O2 इन द लेफ्ट, O2 का क्या, प्रेशर इन द लेफ्ट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 इन राइट सिलेंडर। इक्वल होगा कि नहीं होगा, प्रेशर ऑफ O2 तो क्या निकलेगा, nRT/V फॉर लेफ्ट इज इक्वल टू nRT/V फॉर राइट, ठीक है। अगर अपने को निकालना क्या है, O2 इन राइट कंटेनर, मतलब क्या, यहाँ पे O2 मतलब 4 - y का जो वैल्यू है मेरे को वो निकालना है। पहले तो अगर y निकाल देंगे तो 4 - y निकल जाएगा। y कैसे निकलेगा, अच्छा यहाँ पे O2 लेफ्ट में मोल्स क्या डालेंगे O2 का, दैट इज y, ठीक है। r तो विल गेट कैंसिल। रही बात टेम्परेचर की, यहाँ 300 है, यहाँ भी 300 है, दोनों साइड टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर भी कट जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे 8.21 है, यहाँ 2 × 8 है, मतलब क्या कि ये वाला जो है सपोज ये V2 है तो ये क्या ट्वाइस ऑफ V1 है। अगर इसको मैं V1 बोलता हूँ तो क्या V2 जो है ट्वाइस ऑफ V1 है कि नहीं है, 2 × V1 है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो, अच्छा ये वाला मोल्स राइट में कितना मोल्स, दैट इज 4 - y, और अपने को यही तो निकालना है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 4 - यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 4 - y का जो वैल्यू निकलेगा दैट इज y, और V1 विल गेट कैंसिल, दैट इज 2y, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4/3 निकलेगा, और अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है 4 - y का वैल्यू, दैट इज 4 - 4/3, दैट विल बी इक्वल टू 8/3। इतना मोल्स O2 करेगा इन द राइट कंटेनर, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू और नॉट। अगर मुझे
H2 का निकालना रहेगा। सपोज H2 का बोल देगा इधर या इधर, तो अपन H2 के लिए क्या लगाएंगे कि प्रेशर ऑफ H2 इन द लेफ्ट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 इन द राइट। वहाँ से nRT/V1 nRT/V1 वहाँ मोल्स बदल जाएगा, H2 के लिए x के टर्म में आ जाएगा, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट में पूछेगा तो लेफ्ट में, या फिर राइट में पूछेगा तो राइट में। अगर मेरे को प्रेशर टोटल भी पूछ देगा तो क्या करेंगे अपन, H2 + O2 का प्रेशर को ऐड कर देंगे और अपना प्रेशर टोटल आ जाएगा। तो कनेक्टेड कंटेनर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज एन इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। स्ट्रेट अवे फार्मूला यूज करने से बन जाता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज इसमें है नहीं कुछ। तो ग्राहम्स ने क्या इसके लॉ दिया रिगार्डिंग इसका रेट कैसे निकालेंगे, किसी भी रिएक्शन का जो इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का रेट है वो कैसे निकालेंगे। तो ग्राहम ने क्या बोला, जो रेट होगा ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, और डेंसिटी से क्या मोलिकुलर मास ऑफ द गैसेस आ गया। ये कैसे निकला, ये जो अपना यूज है PM = DRT। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और ये M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो जिस भी गैस के बारे में बात करेगा वहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट डालेंगे। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, अगर कोई दो गैस का मुझे रेट निकालना है R1/R2, तो कैन वी से दिस कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R2 नीचे है तो D2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, M2/M1। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लगा अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी दो गैसेस का, अगर अपने को रेट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मॉडिफाइड, अब इसको मॉडिफाइड कैसे किया गया, इसको मॉडिफाइड किया गया इस रेट को, बाद में इसका एक और इक्वेशन आ गया, इसको अपन बोलते हैं मॉडिफाइड लॉ ऑफ इफ्यूजन। उसमें क्या बोलता है, R1/R2 क्या हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे R1/R2 क्या हो जाता है, दैट इज प्रेशर 1/P2 M2/M1, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स का, तो मोल से भी अपन कंपेयर करवा के ये वाला भी यूज करके अपन रेट निकाल सकते हैं। अगर अपना P&T कांस्टेंट है, अगर अपना P&T कांस्टेंट है तो अपन ये वाला यूज करेंगे, अगर P&T कांस्टेंट नहीं है तो अपना ये वाला यूज करेंगे। तो मतलब कि जब अपन R1/R2 अगर प्रेशर एंड मोल्स वगैरह कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है तो ये वाला यूज करना है, अगर क्वेश्चन में मोल दे रखा है तो अपने को ये वाला यूज करना है। ठीक है, यहाँ से अपन रेट निकालेंगे। ठीक है, जितने भी इक्वेशंस है दिस आर फॉर इफ्यूजन्स, सॉरी डिफ्यूजन्स, ये जितने भी इक्वेशंस है सारे किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। अगर सपोज इफ्यूजन हो रहा है तो इफ्यूजन में क्या होता है, अगर इसका मुझे रेट पूछा गया है, रेट क्या हो जाएगा, अगर मुझे रेट निकालना है इफ्यूजन का, तो अपने क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड आउट, बाहर जो निकल रहा है। ठीक है, अपॉन में टाइम टेकन, रेट ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, मोल्स के जगह पे क्या हो सकता है, मोल्स के जगह पे वॉल्यूम हो सकता है, कितना प्रेशर का डिक्रीमेंट हुआ कितने टाइम में, तो अपन डिक्रीमेंट इन प्रेशर पर टाइम भी निकाल सकते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वो भी अपॉन में टाइम टेकन, यहाँ से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ अपने को कि दैट इज CH4 एंड He गैस आर प्रेजेंट इन एन कंटेनर सच दैट द रेट दिया हुआ है, फाइंड मास रेशियो ऑफ CH4 to He प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। अपने को क्या पूछा है, मास रेशियो पूछा है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना कि अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो रेट ऑफ He बाई रेट ऑफ CH4। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, क्या मॉडिफाइड या पहले वाला, जैसे मास रेशियो पूछा तो इसका क्या मतलब है कि मास डिफरेंट है, इसका क्या मतलब मोल्स डिफरेंट है, तो मोल्स कांस्टेंट नहीं है, तो अपने को कौन सा यूज करना है, दैट इज N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M ऑफ दिस वन CH4। ठीक है, अपॉन में M ऑफ He। अब N ऑफ CH, सॉरी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ना, तो N ऑफ He अपॉन में N ऑफ CH4 अंडर रूट मास ऑफ CH4 दैट इज 16 अपॉन में मास ऑफ He, हीलियम 4, तो 4 बाहर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब रेट की बात है, रेट क्वेश्चन में क्या है, दिस इज इक्वल टू 4 ऑफ RCH4, राइट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नीचे तो रेट ऑफ CH4 है ही है, ये इक्वल टू हो जाएगा बाहर 2 मोल्स ऑफ He। मोल्स ऑफ He को अपन कैसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ He डिवाइड बाई 4, ठीक है, इनटू मास ऑफ CH4 डिवाइड बाई 16। क्या अपन इस चीज़ को लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और अपने को तो यही रेशियो पूछा है, इसी का तो रेशियो अपने को पूछा है क्वेश्चन में।
मास रेशियो ही तो पूछा है, और पूछा क्या है CH4 to He, तो अपन यहाँ पे He to CH4 इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो अपन ये तो विल गेट कैंसिल, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, 6 4 इंटू 2 8, 4 विल गेट कैंसिल, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2। तो ये क्या रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 2:1, रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है, और क्या क्या कांस्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट का कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। तो अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ एजम्पशंस लिए गए हैं, उसके बेसिस पे अपन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं गैस पार्टिकल का। एजम्पशंस क्या क्या लिए गए हैं, एजम्पशंस बहुत सारे लिए गए हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो गैस पार्टिकल जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है कंटेनर के रिस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल होता है। जितने भी कॉलिजन्स होते हैं गैस पार्टिकल के बीच में सारे क्या होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, रेंडमली मूव करता है, बट वो मूव करता है गैस पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। गैस पार्टिकल के बीच में कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये क्या आइडियल गैस का कंडीशन हो जाता है। लेकिन जो अपने को मेन चीज़ जो इसमें ध्यान रखना है दैट इज एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैसेस इज, जो अपने को मेनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ध्यान रखना है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। अगर अपने बात करें काइनेटिक एनर्जी फॉर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दैट इज 3/2 kT, ठीक है, 3/2 kT। अब यहाँ पे K क्या है, K इज एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और K क्या होता है, K इज R/Na। R क्या होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3/2 इंटू R/Na इंटू T, ठीक है। Na क्या है, दैट इज एन एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए बात करें या फिर Na पार्टिकल के लिए बात करें, ठीक है, तो क्या इसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि Na 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, Na पार्टिकल होता है। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज R/Na इंटू Na विल गेट कैंसिल, तो 3/2 RT। और ये किसके लिए है, दिस इज फॉर 1 मोल, ये किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, किसके लिए है 1 मोल, ठीक है। अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल निकालना है तो अपन क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 nRT, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स में अपन यूज करेंगे दैट इज 3/2 nRT। तो ये n मोल्स के लिए, किसके लिए, ये फार्मूला n मोल्स के लिए, और अपने को याद रखना है। तो अपने को ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसके लिए पूछा है, एक पार्टिकल के लिए पूछा है, ठीक है, या फिर 1 मोल के लिए पूछा है, या फिर n मोल के लिए पूछा है। जितना भी n की बात करेगा n का वैल्यू डाल देंगे। R इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा SI यूनिट में निकालेंगे, जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे इन सब में, तो R का वैल्यू SI यूनिट में डालेंगे, ठीक है, सो दैट कि अपना जो काइनेटिक एनर्जी वो भी SI यूनिट में है, जूल में है, ठीक है। जो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, उसमें से पहला होता है दैट इज एन रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। इसमें जो अपने को ध्यान रखना पड़ता है, इन सब का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। स्ट्रेट अवे इसका क्वेश्चन आता है, या फिर एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का, इन तीनों में से स्पीड किसका ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो URMS का ग्रेटर होता है, क्योंकि URMS का जो वैल्यू होता है दैट इज √3RT/m, फिर एवरेज स्पीड क्या होता है √8RT/m, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है √2RT/m। अगर इन तीनों का अपन डिफरेंस देखें तो RT/m सब में है। अगर फॉर सेम गैस, अगर तीनों का एम फॉर सेम गैस, अगर मैंने गैस को सेम कर दिया, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम आ गया। और यहाँ पे m क्या है, m इज एन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, और m का गैस अगर जो मॉलिक्यूलर वेट अपना अगर सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कि R भी तो सबका सेम होने वाला है, एंड सेम टेम्परेचर फॉर सेम गैस एट सेम टेम्परेचर, ये वाला कंडीशन होता है। मतलब क्या, T भी हट गया अपना, M भी हट गया, मतलब T M सारे केसेस में सेम होने वाले हैं, R तो वैसे भी सेम होने वाले हैं, ठीक है। और जो अपने को मेजर डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अपना क्या आने वाला है, दैट इज √3 विल बी ग्रेटर देन √8/π, ठीक है, इज ग्रेटर देन √2।
ये क्वेश्चन वैसे जेईई मेंस में एक बार स्ट्रेट अवे आ चुका है कि इन तीनों में कौन बड़ा है, ठीक है, क्या रेशियो है। आप देखोगे लास्ट के आई गेस 2013 या 14 के जेईई मेंस में स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अपने को यहाँ से अपन डेंसिटी के टर्म में भी इसके स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने को एक रिलेशन पता है दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टी बाई एम है, आर टी बाई एम, यहाँ पे क्या है, आर टी बाई एम। तो अगर आर टी बाई एम करेंगे यहाँ पे तो क्या ये पी बाई डी हो जाएगा। क्या अपन रिप्लेस कर सकते हैं आर टी बाई एम के जगह पे पी बाई डी, तो इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी तो लिख सकते हैं, दैट इज 3 पी बाई डी, ठीक है। इसको अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई इंटू पी बाई डी। अगर मेरे को प्रेशर पता है, अगर मेरे को डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या ये वाला यूज करके निकाल सकते हैं स्पीड। यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 पी बाई डी। अगर गैस का प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या अपन ये वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, पर डिफरेंस तो फॉर सेम गैस, ठीक है, तीनों स्पीड एट सेम टेम्परेचर ये रहने वाला, ये क्वेश्चन आ चुका है। अपन इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चैप्टर को रैप अप करते हैं, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, ठीक है, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है मैं स्पीड पे लिया हूँ और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट URMS ऑफ 3 मोल H2 गैस इन 5 लीटर कंटेनर एट 10⁵ पास्कल। तो अगर URMS लिखने को जाएं, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम या फिर अंडर रूट 3 इंटू पी बाई डी। अपन ये तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या मॉलिक्यूलर मास तो अपने को पता ही है, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। आर तो टेम्परेचर के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इस बेटर कि अपन ये वाला फार्मूला को यूज करें। तो इस फार्मूला को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, 3 इंटू प्रेशर। अच्छा, जब भी स्पीड के जितने भी केसेस में सारे यूनिट्स को SI यूनिट में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या 10⁵ और ये क्या SI यूनिट होता है, अपॉन में डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी तो दिया हुआ नहीं है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। इसका मास कितना है, 3 मोल दिया हुआ है H2 गैस, मतलब क्या 3 मोल इंटू H2 का मास कितना होता है, 2 अपॉन में वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर। और आपको ध्यान रखना ये ग्राम में है, ये किस में है, ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर। पर डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है, और डेंसिटी का SI यूनिट क्या होता है, दैट इज kg/m³। डेंसिटी का जो SI यूनिट होता है, क्योंकि मास का SI यूनिट kg होता है, तो अपन क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा kg, अपॉन में 5 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m³, क्योंकि 1 m³ में 1000 लीटर होता है। आई होप अगर जिसको नहीं पता है तो अभी जान लो, 1 m³ में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो क्या ये वाला वापस से क्या हो जाएगा, 6/5 kg/m³, और ये डेंसिटी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, ठीक है। तो अपन डेंसिटी लिख सकते हैं दैट इज 6/5, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो मीटर/सेकंड में ये आंसर आ जाएगा, दैट इज 3/6 इंटू 5 इंटू 10⁵, और ये आ जाएगा आपको 2 यहाँ से 5 इंटू 10 इंटू 10⁴/2, ठीक है। हम लोग अपन स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये 2 5 है, तो एक 5 बाहर, और 10⁴ से एक 10⁵2 बाहर, तो 100 इंटू 5 500 मीटर/सेकंड इज द आंसर, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम सून कमिंग विथ मोर रिविजन वीडियोज़।